आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो किसी भी टॉपिक में हम जैसे आंसर बनाते हैं या कभी भी हम एग्ज़ाम में आंसर लिखते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप सबसे पहले सिनॉप्सिस रेडी कर लो। जैसे आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उसको मैंने यहाँ पे सिनॉप्सिस बना के लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। सेकंड है हिस्ट्री, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया है वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करेंगे। फोर्थ है काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें हम टाइप्स को पढ़ेंगे। फिफ्थ है फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। लास्ट है कंक्लूजन। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, एंडो, प्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मीनिंग होता है साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम का मीनिंग होता है नेटवर्क। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड है उसका मीनिंग क्या हुआ, अ नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ एक नेटवर्क। इसका एक सिंपल डेफिनेशन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूमरस ट्यूब्यूल्स एक्सटेंडिंग इनटू द साइटोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो साइटोप्लाज्म में फैली बहुत सारे ट्यूब्यूल्स या नलिकाओं का क्या होता है, एक जाल होता है। जो ट्यूब्यूल्स है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है। द मेम्ब्रेन ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ट्यूब्यूल्स है वो एक मेम्ब्रेन, इसका मेम्ब्रेन किससे मिलके बना होता है, यूनिट मेम्ब्रेन से। यूनिट मेम्ब्रेन यानी कि इसका मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। एट सम प्लेसेस दीज ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कभी कभी किसी सेल्स में क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लगभग सभी यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, आरबीसी को छोड़ करके। आरबीसी एक जो है अपवाद है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा हिस्ट्री। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे गार्नियर। गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले देखा और उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया था, एर्गेस्टोप्लाज्म। गार्नियर ने उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखा और नाम क्या दिया था, एर्गेस्टोप्लाज्म। बाद में पोर्टर नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने एर्गेस्टोप्लाज्म को दूसरे नाम में बदल के क्या नाम दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखने वाला साइंटिस्ट कौन थे, गार्नियर थे। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन है, पोर्टर है। थर्ड है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कितने भागों में बांटा गया है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, शेप एंड सेल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप एंड सेल्स। फर्स्ट है सिस्टर्ने, सेकेंड है वेसिकल्स एंड थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है जो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने पढ़ना है सिस्टर्ने, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम सिस्टर्ने पढ़ लेते हैं, फिर वेसिकल्स, फिर ट्यूब्यूल्स। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कितने भाग में मिलके बना है, 3, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टर्ने। तो जो सिस्टर्ने होता है वो कैसी होती है, लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है एंड अनब्रांच्ड होती है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में ही देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये सिस्टर्ने है। सिस्टर्ने कैसा होता है, लॉन्ग है, फ्लैट है और कैसा है, अनब्रांच्ड है। इसकी थिकनेस कितनी है, 40 to 50 माइक्रोमीटर। जो इसका डायमीटर है वो कितना है हमारा, 40 to 50 माइक्रोमीटर। एंड दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल रोज अराउंड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे अरेंज होते हैं, पैरेलल रोज में अरेंज्ड होते हैं। ये हाँ न्यूक्लियस है। मान लो जाए ये एक सेल मेम्ब्रेन है, तो ये साइटोप्लाज्म में बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं।
एक और चीज़, जो सिस्टर्ने होता है इसका सरफेस आप देख सकते हैं कुछ रफ़ है ऐसा। ये रफ़ इस वजह से है क्योंकि जो सिस्टर्ने का जो सरफेस है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस रफ़ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पास हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टर्ने हैं वो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं वेसिकल्स। वेसिकल्स का शेप कैसा होता है? राउंड एंड ओवल शेप्ड होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेसिकल का शेप कैसा है, राउंड है एंड ओवल शेप्ड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेसिकल बनता कैसे है। जो सिस्टर्ने है, सिस्टर्ने में हमने अभी पढ़ा कि ये किससे मिलके बना होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों? क्योंकि इसका सरफेस कैसा होता है? रफ होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। हमको पता है कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जो यहाँ पे सिस्टर्ने वाले पार्ट में क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद अगर सेल के किसी हिस्से में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की नीड होती है, तो यहाँ से प्रोटीन को दूसरी जगह पहुँचाने वाले कौन होते हैं? वेसिकल्स होते हैं। ये सिस्टर्ने सबसे पहले एक बर्ड बनाती है। ये बर्ड आगे जाके पिंच ऑफ होती है और किसका रूप ले लेती है? वेसिकल्स का। अब यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है वो पहले बर्ड बनाया, अब कहाँ क्या बन गया? वेसिकल्स बन गया। अब ये प्रोटीन को लेकर के सेल के जिस भी हिस्से में ज़रूरत होगी प्रोटीन की, वहाँ पे जाके दे देगा। तो ये होता है वेसिकल्स। वेसिकल्स का डायमीटर होता है 25 to 500 माइक्रोमीटर। थर्ड है हमारा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इरेगुलर होती है और ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ट्यूब्यूल्स होती है वो कैसी होती है? इरेगुलर होती है, और ये कैसा है? ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सिस्टर्नी होते हैं उसका सरफेस कैसा होता है? रफ होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो ट्यूब्यूल्स है उसका सरफेस कैसा होता है? यहाँ पे स्मूथ है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। तो जो ट्यूब्यूल्स है वो किससे मिलकर बनी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बनी होती है। और सिस्टर्नी किससे मिलकर बना होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है। तो जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो भी वेसिकल्स बना सकते हैं। जैसे कि सिस्टर्नी बर्ड बनाता है, बर्ड से क्या निकलता है? वेसिकल्स निकलते हैं। यहाँ पे क्या बन रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था। ये प्रोटीन को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वैसे ही जो ट्यूब्यूल्स होती है, यहाँ पर तो राइबोसोम्स नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। इसका सरफेस कैसा है? स्मूथ है। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। तो जो ट्यूब्यूल्स है वो भी वेसिकल्स बना सकते हैं, और जहाँ पे भी लिपिड की आवश्यकता होगी वहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है ये वाला भाग, और ट्यूब्यूल्स यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड का। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि टाइप्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ग्रैन्युलर भी कहते हैं। सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ग्रैन्युलर भी कहते हैं। हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है, यानी कि इसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। और ये किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। सेकेंड क्या था हमारा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जो हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस है कि ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के देखो बीच बीच में एक स्पेस है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पेरीन्यूक्लियर स्पेस से स्टार्ट होता है, और कहीं कहीं पर ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 भाग का था: सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये हमने पढ़ा है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 टाइप्स का होता है: रफ एंड स्मूथ। ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है?
जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इसका फंक्शन है, दे फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द सेल। ये सेल में स्केलेटन का फॉर्म करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में स्केलेटन है ना, जिसकी वजह से हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, कहीं भी चल पाते हैं। अगर इमेजिन अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन नहीं होता तो क्या हो जाता? हम खड़े हो पाते क्या? नहीं। तो जो सेल है उसको भी एक सपोर्ट का, एक मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो उसको कौन प्रोवाइड कराता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड कराते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल का स्केलेटन का फॉर्म करता है, जिसकी वजह से सेल को सपोर्ट मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट। हमने अभी पढ़ा है कि जो सिस्टर्नी है यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और सेल के जिस हिस्से में प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं? वेसिकल्स। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। वैसे ही जो ट्यूब्यूल्स था वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, तो जहाँ पे भी सेल को लिपिड की आवश्यकता होगी क्या करेगा? वे भी वेसिकल बनाएंगे एंड लिपिड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो भी सेल से टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर बनने वाला जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको क्या करता है? बाहर निकालने का काम करता है।